गुड इवनिंग क्लास। मैं चंदन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पे। तो जैसे कि पता है आप लोगों को, ये मास्टर सीरीज का क्लास चल रहा है और इसमें हम लोग देख चुके हैं पहले प्री हिस्ट्री और हम लोग यानी सिंधु घाटी सभ्यता को देख चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारे वैदिक काल का। तो चलिए करते हैं अपने टॉपिक का स्टार्ट। वैदिक काल। वैदिक एज की अगर बात कर रहे हैं तो ये जो हमारा वैदिक काल है, इसका जो टाइम पीरियड की अगर बात करें तो ये है 1500 से लेकर के 600 बीसी तक, यानी ये लगभग 900 साल का हमारा इतिहास है हमारा वैदिक काल का। अगर हम बात कर रहे हैं वैदिक काल में, तो वैदिक काल को हम क्या एक साथ क्यों नहीं एक साथ हम पढ़ पाएंगे, तो बोलते हैं नहीं, हम वैदिक काल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, और एक है उत्तर वैदिक काल, एक है उत्तर वैदिक काल। तो पहला ही सवाल यहाँ पे आप लोग को आना चाहिए और आएगा भी कि ये जो दो भाग में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं इस वैदिक काल को, क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे कोई कारण है, क्यों हम लोग इसको एक साथ ही क्यों नहीं पढ़ लिए पूरे वैदिक काल को। तो सबसे पहले अगर बात करें कारण ढूंढने की, तो उससे पहले हम लोग जरा इसके टाइम पे चर्चा करेंगे। ये जो टाइम है वो कब से कब तक का है। तो पूर्व वैदिक काल की अगर बात करें यानी प्री वैदिक एज की अगर बात करें, तो ये जो टाइम है ये है लगभग 1500 से लेकर के 1000 बीसी तक। और अगर बात करें उत्तर वैदिक काल का, तो ये है हमारा 1000 से लेकर के 600 बीसी तक, 600 बीसी तक। ये जो हमारा टाइम पीरियड है यही हमारा पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड है। तो अगर हम बात करें इसको क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं, या इसको अगर हम बात करें अंतर क्यों है, इसमें क्या अंतर है इन दोनों को अलग अलग करने के लिए, क्या कारण हमको है, तो यहाँ हमको टाइम को अगर हम गौर से देखें तो हमको यहीं से पता चलेगा कि ये दिखा है क्या 1000 और यहाँ भी लिखा है 1000 बीसी। तो इसका मतलब है कि यही 1000 बीसी में ऐसा कुछ हो गया था जो इन दोनों को अलग अलग करने के लिए मजबूर कर दिया। तो इसमें जो दिखने को हमें मिलता है, तो ऐसा क्या हुआ था इसके बीच, यानी 1000वां जो बीसी था उसमें क्या हुआ था, तो इसमें हो गया था लोहे का खोज, लोहा का खोज हुआ था। क्या हुआ था? लोहा का खोज कर लिया गया था। अगर हम बात करें इससे पहले हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता देखे हैं तो उसमें लोहे का यूज नहीं हुआ है। तो ध्यान देंगे लोहे का प्रमाण हमको देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि हम लोग चर्चा भी किए थे कि लोहे से अनजान थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। लेकिन वैदिक काल की अगर बात करें तो यहाँ पे 1000 बीसी में क्या है, लोहे का खोज हो जाता है। तो बात करें लोहे की खोज की, तो लोहा मिला कहाँ सबसे पहले, इसका जो प्रमाण है वो कहाँ मिला है, तो ये मिला है अतरंजी खेरा से। सॉरी, अतरंजी खेरा ये कहाँ है, तो ये है एटा में है, एटा यूपी में है, ठीक है, यूपी में। ये जो स्थान है वो अतरंजी खेरा यूपी में पड़ता है। यहीं से हमको क्या मिला है, लोहे का प्रमाण। कब लोहे का खोज जो है कब हुआ है, 1000 बीसी में हुआ है। यही जो काल है, यही लोहे जो है वो दोनों को डिवाइड कर रहा है। और यही हम लोग देखेंगे कि ये लोहे आने से कैसे चेंज हुआ है, वैदिक काल में कितना प्रोग्रेस लोहा आने से पहले था और कितना आया है प्रोग्रेस लोहे के आने के बाद। तो चलिए अगर हम बात कर रहे हैं इससे पहले वैदिक काल की, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे पूर्व वैदिक काल को थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर बात कर रहे हैं वैदिक काल की, तो ये हमारा आज का इंट्रोडक्शन टाइप से क्लास है। हम लोग समझेंगे कि वैदिक काल को पढ़ते कैसे हैं, वैदिक काल में क्या क्या हमको पढ़ना है, समझेंगे वैदिक काल को एक तरह से पढ़ने का तरीका, समझने का तरीका। और ये हमारा 2-3 क्लास चलेगा वैदिक काल में। तो आज हम लोग वैदिक काल को ब्रीफ में समझने का कोशिश करते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं वैदिक काल में, तो वैदिक काल का जो मुख्य अर्थ है वो कहाँ से आया है, वो आया है वेद से। वेद से अगर हम बात करें वेद की, तो वेद का अर्थ क्या है, वेद का अर्थ है ज्ञान, वेद का अर्थ है ज्ञान। अगर बात करें ज्ञान की, तो यहाँ पे कोई ज्ञान दे रहा था या कोई ले रहा था, और कौन थे जो ज्ञान दे रहे थे, कौन थे जो ज्ञान ले रहे थे। इसमें हमको जो है ज्यादातर हमको ज्ञान जो है देखने को मिलता है किस फॉर्म में हो रहा है, तो आप कहेंगे यहाँ पे जो है मौखिक है, मौखिक है। ज्ञान कैसा है, मौखिक रूप से दिया जा रहा है, यानी गुरु शिष्य की परंपरा के तौर पर यहाँ पे ज्ञान दिया जा रहा है। यानी गुरु बैठे हैं, सामने शिष्य बैठे हैं, गुरु बोल रहे हैं, शिष्य सुन रहे हैं, ऐसे यानी कि मौखिक रूप से ज्ञान देने का परंपरा चल रहा है, यानी ओरल ट्रांसफर हो रहा है। ये जो नॉलेज है, नॉलेज का जो ट्रांसफर है कैसे हो रहा है, ओरली हो रहा है, यानी मौखिक रूप से ज्ञान दिया जा रहा है। अब ज्ञान दे कौन रहा है, अगर बात कर रहे हैं
ज्ञान दे कौन रहा है। तो चलिए इससे थोड़ा पहले अगर बात करें, जरा सा हम बोर्ड को साफ कर देते हैं जस्ट अ सेकंड। अगर बात करें ज्ञान दे कौन रहा है, तो ज्ञान दे रहा है तो वो है आर्य। ज्ञान देने वाला जो है वो क्या है, कौन है, तो कहेंगे आर्य है। तो आर्य की अगर बात करें तो क्या आर्य भारत में है, तो बोलेंगे नहीं। तो नहीं है तो ज्ञान कैसे दे रहा है, तो कहेंगे ये बाहर से आए हुए हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं बाहर से आने की, तो एक रफली सा हम भारत का मैप बनाएंगे। इस प्रकार से हम एक रफली भारत का मैप बना रहे हैं और इसमें हम समझने का कोशिश कर रहे हैं कि आर्य जो है वो अगर नहीं है तो आए हैं तो कहां से आए हैं। तो ये जो आर्य आए हैं, तो ये आए हैं मध्य एशिया से। कहां से आए हैं, मध्य एशिया से आए हैं, मध्य एशिया से, यानी सेंट्रल एशिया से अगर बात करें तो आर्य लोग आए हैं। अलग अलग विद्वानों का मानना है कि आर्य लोग अलग अलग जगहों से आए हैं। किसी ने कहा है कि ये आर्कटिक प्रदेश से आए हैं, किसी ने कहा है कि ये यूरोप से आए हैं। जैसे अगर बात कर रहे हैं विवेकानंद जी की, तो विवेकानंद जी का मानना था कि आर्य जो लोग हैं वो हिमालय और उसके आसपास के क्षेत्रों से आए हैं। तो बात कर रहे हैं ये आर्य लोगों की, तो आर्य आए कहाँ से हैं, वो है सेंट्रल एशिया से। अगर बात कर रहे हैं और कहीं से क्यों नहीं आ पाए, तो हम देख लेते हैं आने का जो रास्ता था। तो नीचे हम लोग देख लेते हैं, ये अरब सागर हो गया, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, यानी नीचे पानी है। अगर इधर बात करें तो यहाँ के लोग ही आगे जाकर के इधर पूरब की तरफ बढ़ेंगे, तो यहाँ पे सभ्यता का निर्माण करेगा। उत्तर की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हिमालय हमको देखने को मिलता है, बड़ा सा हिमालय जो सबको रोक के रखा है, उधर से नहीं आ पाएंगे कोई। हम लोग प्राचीन इतिहास में अगर पहले के इतिहास अगर बात करें, यानी मध्यकालीन और आधुनिक इससे पहले की यानी प्राचीन इतिहास की बात करें, तो जितने भी इन्वेडर आएंगे, जितने भी आक्रांता आएंगे, जितने भी कोई भी अगर भारत आना चाहेंगे, उसके लिए खास करके यही एक द्वार है, पश्चिमी द्वार, यही इंपॉर्टेंट है। जिसने इस द्वार को खोल लिया वो भारत में एंट्री कर लिए। तो उसी तरह से मध्य एशिया से जो आर्य लोग आए थे वो भी पश्चिमी द्वार से ही यहाँ पे आए थे। तो आए थे तो कहाँ रहे थे, तो अगर बात करें इस प्रकार से डिवाइड करते हैं, तो आर्य लोग जो थे ये उत्तर भारत में ही आर्य लोग आए और उत्तर भारत में ही यहाँ पे निवास किए। तो आर्य लोग सबसे पहले यहाँ उत्तर भारत में रहे और फैलाव जो किए हैं, तो ये उत्तर भारत में ही रह गए। दक्षिण भारत में आर्य नहीं पहुंच पाए थे, ये सोचने वाली बात है। दक्षिण भारत में आर्य लोग नहीं गए थे। उत्तर भारत में यानी ये जो विंध्य है, विंध्य श्रेणी की अगर बात करें, विंध्य श्रेणी से उत्तर यानी उत्तर भारत में ही आर्य लोग रहते थे। तो चलिए अगर बात कर लेते हैं आर्य की, तो आर्य जो है इसका मतलब क्या होता है, तो आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। आर्य का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। तो चलिए हम बात कर रहे हैं कि ये श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ क्यों होता है इसको भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आर्य लोग पहले यहाँ इधर से आ रहे हैं मध्य एशिया से, तो इसका मतलब है पहले से भी तो यहाँ पे कोई ना कोई जनजाति है, भारत का कोई ना कोई मूल निवासी तो रहता होगा, पहले से बिल्कुल रहता होगा। तो वो जो अगर बाहर से आ रहे हैं वो आर्य है, तो यहाँ रहने वाला कौन है, वो अनार्य है। कौन है, अनार्य है, आर्य है, जिसको हम लोग बोलेंगे अनार्य। क्योंकि ये आ रहा है तो ये तो आर्य है, लेकिन यहाँ नहीं है, वो आर्य नहीं है। अ का मतलब अगर किसी भी चीज से पहले अ लग जाए उसका मतलब नहीं होता है, यानी ये आर्य नहीं है। तो ये कौन हुए, तो ये हो अनार्य। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा अश्रेष्ठ। अश्रेष्ठ यानी अगर ये श्रेष्ठ है तो ये अश्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठ ये क्यों है, किन मामलों में ये श्रेष्ठ है, अगर बात कर रहे हैं श्रेष्ठ की, तो इसका जो पहला कारण है क्या है, इसका भाषा। भाषा क्या है, तो इन लोगों की जो भाषा है, आर्य की जो भाषा है वो संस्कृत है। ये आर्य लोग जो कौन सा भाषा बोलते हैं, तो ये बोलते हैं संस्कृत भाषा। लेकिन बात करें अनार्य की, तो इनकी जो भाषा है वो प्राकृत है। तो साइंटिफिक रूप से अगर बात करें तो आर्य संस्कृत क्या है, ये साइंटिफिक रूप से एक साइंटिफिक लैंग्वेज है। अब लेकिन प्राकृतिक ऐसा नहीं है, क्योंकि संस्कृत क्या है, इसका एक प्रॉपर व्याकरण होता है, लिखने का तरीका होता है, बोलने और पढ़ने का एक प्रॉपर तरीका होता है। लेकिन प्राकृत में ऐसा नहीं है। प्राकृत का मतलब होता है जो नेचुरल रूप से डेवलप हुआ है भाषा, यानी जहां पे रह रहा है उसी क्षेत्र में अपने प्रजातियों के लोगों के द्वारा अपने तरीकाओं से भाषा का विकास कर लेना ही प्राकृतिक होता है, यानी प्राकृत भाषा है। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा हमको देखने को मिलता है। तो इसलिए प्राकृत जो भाषा है वो क्षेत्रीय लैंग्वेज है, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ जो लिखने का प्रॉपर यहाँ पे नियम है, व्याकरण है, लेकिन ऐसा इसमें कुछ देखने को नहीं मिलता है। जैसे अगर हम बातचीत अपने भाषा की अगर बात करें, तो लोकल लैंग्वेज में अगर कोई बात करता है तो कैसे कहेगा, इथे आओ, उठे जाओ, उठे जाओ, बैठे जाओ, है ना। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें भाषा की, तो लोकल भाषा यहाँ पे देखने को हमें मिलता है। दूसरा कारण की अगर बात करें, तो दूसरा कारण क्या है,
तो इसका दूसरा कारण है, क्योंकि ये लोग मध्य एशिया से आए हैं, तो इसका जो रंग है वो सफेद है, यानी ये लोग कैसा है, श्वेत है। तो कहेंगे इसका जो रंग है वो क्या है, गोर वर्ण है। ये लोग कैसे हैं, ये लोग गोर वर्ण है, गोर वर्ण है। और यहाँ पे जो है जो लोग है, यानी इसके तुलना में यहाँ जो लोग है वो कैसा है, तो कहेंगे काक वर्ण है। काक का मतलब होता है कौवा, और कौवा कितना गोरा होता है ये आप सभी को अच्छे से पता है। तो चलिए अगर देख लेते हैं गौर वर्ण की, तो गौर वर्ण जैसे कि अभी भी अगर बात करें लोगों के सामने अगर कोई गोरे व्यक्ति आ जाते हैं तो वो अंदर से क्या है ना, अपने आप को थोड़ा छोटा समझने लगते हैं कि हमसे ये तो श्रेष्ठ ही होगा, हमसे ये दिखने में गोरा है, अपने आप स्टैंडर्ड ही, अपने खुद को स्टैंडर्ड क्या करते हैं, नीचा करने लगते हैं लोग। तो ये उस टाइम की भी ऐसे ही कुछ बात थी। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं श्रेष्ठ ये क्यों है, ये अश्रेष्ठ है। लेकिन यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा एक और चीज जिसकी हम चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं इसको जैसा सकें। चलिए अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे भारत मध्य एशिया से कौन आ रहे हैं, आर्य आ रहे हैं। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ पहले से लोग रह रहे हैं। लेकिन अगर ये अपने आप को श्रेष्ठ कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कोई आएगा और कहेगा कि हम श्रेष्ठ है। तो चलिए ठीक है, आप श्रेष्ठ है, लेकिन श्रेष्ठ होने का मतलब हुआ कि इसके पास ज्ञान भी है। अब ज्ञान है तो ये क्या है ना कि यहाँ जो लोग पहले से रह रहे हैं इसको कहेंगे कि तुम अज्ञानी हो, तो हम तुमको सिखाएंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, कैसे करना है। और क्या करेंगे, ये लोग अपना हुक्म चलाना शुरू कर देंगे, अपना वर्चस्व दिखाना शुरू कर देंगे। लेकिन यहाँ भी तो पहले से कोई रह रहा है। अब मान के चलिए कि आपके घर में कोई बाहर से आया, भले ही आप इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन कोई बाहर से पढ़ लिख के आया, आपके घर में रहना शुरू कर देगा और ये कहेगा कि ये घर ऐसे नहीं चलेगा, हम जो कहेंगे उस हिसाब से चलेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे मतभेद देखने को मिलेगा ना। बिल्कुल उसी तरह से अगर यहाँ पे आर्य लोग आ रहे हैं और ये अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या है, यहाँ पे भी हमको टेंशन देखने को मिलेगा आर्य और अनार्य के बीच में। तो यही एक इसी टेंशन के दौरान एक युद्ध की वर्णन हमें देखने को मिलता है। और वो युद्ध कौन सा है, तो बहुत लोग होंगे जो समझ गए होंगे। हम लोग बात कर रहे हैं दशराग युद्ध। दशराग युद्ध की अगर हम बात कर रहे हैं, कौन से युद्ध की बात कर रहे हैं, दशराग, यानी ये आर्य और अनार्य के बीच में एक युद्ध हुआ है जिसका नाम है दशराग युद्ध। इसका जो वर्णन है, इसका वर्णन हमको कहां देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है ऋग्वेद में। ये वर्णन कहां देखने को मिलता है, ये ऋग्वेद में इसका वर्णन देखने को मिलता है। अगर बात करें ये वर्णन की बात करें, ये जो युद्ध हुआ है वो कहां हुआ है, तो ये हुआ है पुरुषनी नदी के किनार पे। पुरुषनी नदी के किनार पे ये जो युद्ध हुआ है वो कहां हुआ है, तो कहेंगे पुरुषनी नदी के किनार पे। ये ऋग्वेद में हमें देखने को मिलता है। ऋग्वेद में हमको देखने को मिलता है कि ये पुरुषनी नदी के किनारे पे दशराग युद्ध हुआ है। ये पुरुषनी नदी अभी कहाँ है, अगर बात करें अभी के स्थान में, अभी के सापेक्ष में, तो ये अभी जो है, अभी रावी नदी की अगर हम बात करें, रावी नदी, अभी का जो रावी नदी है, ये वैदिक काल में यानी ऋग्वेद में इसी को पुरुषनी नदी के नाम से जाना गया है। तो ये जो दशराग युद्ध हुआ है वो कहाँ हुआ है, रावी नदी के किनारे पे हुआ है, यानी पुरुषनी नदी के किनारे पे हुआ है। अगर बात कर रहे हैं ये युद्ध हुआ क्यों है, तो सबसे पहले अगर बात करें ये युद्ध क्यों हुआ है, इससे पहले हम बात कर लेते हैं। जैसे कि इसका नाम है दशराग युद्ध, तो इसका मतलब 10 का मतलब तो यहाँ 10 से हुआ, राग का मतलब राजा से होगा, राजा से होगा, और युद्ध यानी कि हम कहेंगे 10 जो किंग्स है उसके बीच में ये क्या हुआ है, युद्ध हुआ है, यानी वॉर हुआ है। तो अगर बात कर रहे हैं 10 राजाओं की, तो कौन कौन से वो 10 राजा हैं, 10 राजाओं की अगर बात कर रहे हैं कि ये क्यों युद्ध हुआ है, इस पर हम लोग जरा चर्चा कर लेते हैं। इससे पहले देखते हैं कि ये जो भारत है इसमें बहुत से कबीले हुए करते थे उस टाइम में, छोटे छोटे कबीले। हम लोग आगे जब इस चैप्टर में और भी पढ़ेंगे तो हम पता चलेगा हमें कि ये छोटे छोटे कैसे कबीले थे, कैसे समाज बनते थे, कैसे गांव बनते थे, इन सब को हम लोग आगे देखेंगे। तो अगर बात कर रहे हैं इसी छोटे छोटे कबीले में एक कबीला हुआ था जिसका नाम था, एक कबीला था जिसका नाम था भरत। भरत कबीला हुआ करता था, और उस भरत कबीले में एक राजा हुए थे जिसका नाम था सुदास, राजा सुदास। यानी भरत जन थे, यानी कहेंगे एक कबीला था
ये जो जन था, भरत जन थे, ये क्या थे, एक जन थे। हम लोग जानेंगे आगे चलकर कि जन क्या है, जनपद क्या है, महाजनपद क्या है, उन सबको हम लोग आगे जाकर के पढ़ेंगे। तो देखेंगे ये जो भरत जन है, उस भरत जन में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम क्या था, सुदास था। तो इनका जो एक पुरोहित था, पुरोहित विश्वामित्र। चलिए अगर बात कर लेते हैं इस विश्वामित्र की, तो राजा के क्या थे, ये पुरोहित थे। ये क्या थे, पुरोहित, राजकीय पुरोहित थे विश्वामित्र। काफी जाने पहचाने नाम है, यानी सब लोग जानते होंगे, इस नाम से बहुत लोग परिचित भी होंगे। तो विश्वामित्र हुआ करते थे कौन, सुदास के, यानी राजा सुदास के पुरोहित हुआ करते थे। तो इन्होंने क्या किया, यानी राजा सुदास ने क्या किया, इन विश्वामित्र को क्या किया, पुरोहित पद से हटा दिया गया और इन्होंने एक नए राजकीय पुरोहित को रखा जिसका नाम क्या था, वशिष्ठ। ठीक है, वशिष्ठ। आप लोग अच्छे से, ये दोनों नाम बहुत ही पॉपुलर नेम है, बहुत ही हम लोग को पौराणिक कथाओं में इन गुरुओं का नाम हमें देखने को मिलता है। तो पहले गुरु कौन थे, गुरु विश्वामित्र थे। बाद में जो इन्होंने अपने पुरोहित बनाए वो कौन बनाए, वशिष्ठ को बनाए थे। ठीक है, गुरु वशिष्ठ को क्या बनाया, पुरोहित अपना स्वीकार कर लिया। लेकिन अगर बात कर रहे हैं विश्वामित्र जी की, तो विश्वामित्र की बात करें तो ऋग्वेद से ही हमको इनके बारे में मिलता है, प्रमाण मिलता है कि इन्होंने इसी पुरुषी नदी के किनारे जो हुआ है दशराग युद्ध, इसी युद्ध के दौरान इन्होंने एक मंत्र की रचना किया है। इन्होंने एक मंत्र की रचना किया है, वो कौन सा मंत्र है, वो है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र, ठीक है, गायत्री मंत्र की रचना किसने करा है, विश्वामित्र जी ने करा है। तो आप लोगों में से किन किन को गायत्री मंत्र आता है, आता है तो यस लिखिए, अगर आता है तो कमेंट में जरूर लिखिए। चलिए तो बात कर रहे हैं कि हम लोग गायत्री मंत्र की, तो गायत्री मंत्र का रचना किसने करा है, विश्वामित्र ने। कब करा है, इसी दशराग युद्ध के दौरान करा है गायत्री मंत्र की रचना। चलिए बात कर लेते हैं 10 राजाओं की, यानी 10 राजा के बीच हुआ युद्ध है। तो इसका नाम जो दशराग युद्ध हुआ है, तो देखिए यहाँ पे जब इनको पुरोहित पद से हटा दिया तो इनको आ गया थोड़ा सा गुस्सा। गुस्सा क्यों आया, तो इनका जो कहना था कि अगर हमें आप पुरोहित पद से हटा रहे हो तो हमारी क्या गलती है, हमारे विद्वता में ऐसी क्या कमी है जिससे इनको रख रहे हैं आप पुरोहित के पद पे और हमें हटा रहे हैं। तो इनके मन में तकलीफ हो रही है, तो जब तकलीफ होंगे तो बगावत भी होना है। तो इन्होंने क्या किया, इस एरिया के 10 राजाओं को क्या किया, इकट्ठा किए। ठीक है, 10 राजाओं को क्या किया, इन्होंने इकट्ठा किए और इनके खिलाफ युद्ध करना शुरू कर दिए। अगर बात करें दशराग युद्ध में, तो इसमें 10 ही नहीं, अगर बात कर रहे हैं 10 और एक ये 11 ही हो गया, तो फिर दशराग युद्ध क्यों नाम हुआ, तो इसमें 10 राजा नहीं, लगभग 30 राजा, लगभग 30 राजाओं ने इस युद्ध में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो बात कर रहे हैं विश्वामित्र जो इन्होंने जो लाया था 10 लाए थे, फिर बाद में दुश्मनी भी तो होती है, तो चलो जब युद्ध हो ही रहा है तो अपना भी दुश्मनी निकाल ही लेते हैं, ऐसे करके और भी राजाएं शामिल हो गए, कुछ इनके पक्ष से कुछ इनके पक्ष से, ऐसे करके टोटल 30 राजाओं ने इस बैटल में क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। तो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग दशराग युद्ध में आगे बढ़ रहे हैं। तो जब इन्होंने क्या किया, युद्ध की घोषणा करा है, युद्ध करा है, इसी के दौरान गायत्री मंत्र की रचना भी करा है। तो इसमें जीता कौन, तो बात कर रहे हैं राजा सुदास क्या कर रहे हैं, इस युद्ध को जीत गए हैं। और जो हारे हैं वो कौन है, विश्वामित्र। अब हार गए हैं तो इसको क्रॉस कर दीजिए, यानी अब हार चुके हैं। तो बात कर रहे हैं अब नए पुरोहित के रूप में कौन है, तो कहेंगे वशिष्ठ है। कौन है, वशिष्ठ है। वेरी गुड। तो चलिए कर लेते हैं जरा हम बोर्ड को साफ आगे बढ़ने से पहले। ये जो युद्ध हो रही है दशराग युद्ध, ये कब हो रही है, यानी पूर्व वैदिक काल में हो रही है। तो लेकिन इस काल में जो लड़ाइयाँ हो रही हैं तो वो कैसे हो रही हैं, तो कहेंगे लाठी है, बांसों की लकड़ियों की लाठी है। सुरक्षा के लिए क्या करेंगे, बांस का यहाँ पे लगा लेंगे, हाथ में पैर में, यानी सुरक्षा के लिए लगा लेंगे, ऊपर से हेलमेट की तरह बना के पहन लेंगे, ताकि अगर बांस से लाठी से लड़ाई हो रही है उस टाइम में तो क्या होगा, चोट उठ लगेगा तो बचने का चांस है। तो यहाँ पे ऐसे लड़ाई हो रही है। लेकिन अगर बात करें 1000 BC में, तो यहाँ पे लोहा का खोज हो जाता है। जब लोहा मिल जाता है 1000 में, 1000 BC में जब लोहा मिल जाता है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अलग अलग प्रकार के उपकरण बनना शुरू हो जाएंगे।
कृषि में क्या हो जाएंगे, अलग अलग प्रमाण उपकरण बनना शुरू हो जाएंगे। लोहे का हल कुदाल बनना शुरू हो जाएगा। अगर इस टाइम में यहाँ पे हमको जब हल कुदाल बनेगा, खेती सरप्लस होना शुरू हो जाएगा, और युद्ध में भी हमको क्या हो जाएगा, अधिक से हमको कौशल रण कौशल हमको देखने को मिलेगा, अधिक हथियार यूज होना शुरू हो जाएगा। तो अगर बात कर रहे हैं लोहे मिलने के बाद यानी उत्तर वैदिक काल में क्या क्या हो रहे हैं, तो उत्तर वैदिक काल की अगर बात कर रहे हैं तो उस टाइम में क्या हो रहे हैं, तो सबसे पहले अगर कर रहे हैं कृषि की बात, तो कृषि जो है वो अब बहुत ही जोरों शोरों से होना शुरू हो गया है। क्योंकि जब पहले की बात करें पूर्व वैदिक काल में, तो उस काल में हम लोग आगे भी देखेंगे कि वहां जो कृषि है वो कम हो रही है और पशुपालन ज्यादा हो रहा है उस टाइम में, यानी पशुओं को लेकर के लड़ाई भी होगी उस टाइम में। हम लोग आगे जब आगे क्लास करेंगे उसमें देखेंगे कि पशुओं को लेकर के लड़ाई कैसे हो रही है, राजा बनने से पहले कबीले कैसे हैं, कबीले के सरदार किस प्रकार से काम कर रहे हैं, लड़ाई किस प्रकार से लड़ रहे हैं, आज हम लोग थोड़ा चर्चा कर रहे हैं इसकी बात। तो अगर कृषि यहाँ पे क्या हो रहा है, लोहा आने के बाद सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है कृषि में, यानी खेती यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रहा है। अब खेती ज्यादा हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे अन्न भंडारण होना शुरू हो जाएगा। टैक्स जब किसी किसान क्या करेगा, खेती से अनाज ज्यादा उपजाना शुरू करेंगे, तो यहाँ जो राजा थे, जो पहले हम देखेंगे प्री वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में जो राजा हुए हैं वो क्या करते थे, बलि के रूप में उसको मिलता था भेंट के रूप में, कि खुश होकर के चलो हमारे राजा ने क्या किया, बहुत अच्छा काम किया, तो हम खुश होकर के 2-4 गाय दे देते हैं। उस प्रकार से राजा होते थे। लेकिन बात करें अगर कृषि में सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा है, तो क्या कर रहे हैं राजा, क्या करेंगे, अब टैक्स लगाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ से हमको कृषि में जब सरप्लस प्रोडक्शन होगा तो टैक्स लगेगा। अब टैक्स लगेगा तो इसका टैक्स का पैसा कहाँ खर्च होगा, तो यहाँ होगा सेना रखने पे खर्च होगा। यहाँ पे हमको सेना प्रॉपर हमको देखने को मिलेंगे, कहाँ पे, उत्तर वैदिक काल में। अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे सेना ही नहीं, यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था भी देखने को मिलेगा, यानी एक राजा बैठा है, उसके अगल बगल में मंत्री अगल बगल में बैठे हैं। आप लोग देखे होंगे, यानी कि जो पौराणिक जो धारावाहिक हुआ करते थे उसमें एक राजा हुआ करते थे, राजा के बगल में क्या करते थे, एक लाइन से कुर्सी लगा करके उसके दरबार में मंत्री लोग बैठा करते थे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हमको मंत्रिमंडल देखने को मिल जाएंगे, मंत्रिमंडल देखने को मिलेगा। कब मिलेगा, जब कृषि सरप्लस प्रोडक्शन में जाएगा, तो यहाँ टैक्स की परंपरा शुरू हो जाएगी। टैक्स से क्या होगा, जब रेवेन्यू जनरेट होंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था शुरू हो जाएगा, प्रशासनिक व्यवस्था शुरू हो जाएगा, पुलिस रखना यानी कि फौज रखना शुरू कर देगा, सिपाही रखना शुरू कर देगा राजा, उसके बाद मंत्रिमंडल का गठन कर लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग आगे भी देखेंगे इस चीज को। तो चलिए कोई बात नहीं, आज हमारा ये तो था वो वैदिक काल का हम लोग इंट्रो कर रहे थे। वैदिक काल में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, इसको देख रहे थे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग आगे की क्लास कंटिन्यू करते रहेंगे। अच्छा है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।